दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। ये क्लास रहेगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज की इस क्लास में फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, यानी सिद्धांत वाले ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। शिक्षण के क्वेश्चंस नहीं रखे आज की इस क्लास में। 50 क्वेश्चंस सुपर फास्ट तरीके से हम कराएंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी। आपको देखना है कि ये जो आसान प्रश्न है लगभग पिछले 12-13 सालों से पूछे जा रहे हैं, क्या आप इनमें 50 में 50 स्कोर कर पा रहे हैं या कोई टॉपिक आपसे मिस हो रहा है। जो टॉपिक आपसे मिस हो रहा है उसका उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को परख पाएंगे कि ये टॉपिक हमारा अभी क्लियर नहीं है। जैसे हम बुद्धि से कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अधिगम से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, गणित से कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका एक टॉपिक है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण वातावरण, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक वाइज हमने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो पिछले 12-13 सालों में टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। 50 में कितना स्कोर आपका होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम 7 बजे डेली ये क्लास आपके लिए चलाई जाती है। पहला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि जो बुद्धि का सिद्धांत है तरल क्रिस्टलीय, ये किसके द्वारा दिया गया। कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर या फिर स्किनर। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान। ये सिद्धांत जो है कैटल के द्वारा दिया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है। तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत जो दिया है बुद्धि का, उसका नाम है बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने। स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये अधिगम से संबंधित है, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अब बात करें अगर हम समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, थर्स्टन ने दिया। समूह कारक किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के लिए। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। प्रश्न संख्या 2। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं सभी आपको बिल्कुल जुबान पर रटे होने चाहिए। कोई भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले बुद्धि से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं ये टॉपिक, फिर भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं, खासकर यूपी टेट या सुपर टेट हो गया, तो सब ऐसे ही चलते हैं हवाबाजी में। क्योंकि यूपी टेट के अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें बुद्धि टॉपिक नहीं दिया गया है, बट फिर भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें तो एक तत्व सिद्धांत बिने ने दिया, द्वितत्व स्पीयरमैन ने दिया, बहुतत्व हमने आपको बताया। तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये बुद्धि से संबंधित नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। द्विकारक सिद्धांत जिसमें 2 कारक थे, जी और एस कारक, यानी जनरल यानी सामान्य और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। सामान्य बुद्धि सभी में पाई जाती है, कुछ विशिष्ट प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जिससे व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाजसेवी इत्यादि बनता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने दिया है द्विकारक सिद्धांत। इसको हम द्विखंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 4, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक, पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने प्रारंभ में तो 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई इनके द्वारा, जिसमें आ जाता है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसके प्रतिपादक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर जो है उनका ये मानना था कि व्यक्ति में विभिन्न योग्यताएं हो सकती हैं, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया, बुद्धि को 9 भागों में बांटा था, ठीक है। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो दृश्य, स्थानिक या आकाशीय योग्यता, शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता, तार्किक गणित संबंधी योग्यता, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता जिससे डॉक्टर बनते हैं, मतलब जिसमें भी ये बुद्धि होगी वो डॉक्टर बनेगा, उसी फील्ड में जाएगा। फिर आ जाती है संगीतात्मक बुद्धि योग्यता, जिसमें आपके जो सिंगर वगैरह है वो आ जाते हैं। फिर अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक और प्राकृतिक योग्यता, जिसके मतलब ऐसी बुद्धि पाई जाएगी जिसके लिए बच्चे का या व्यक्ति का लगाव जो है वो प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा होगा, उसको हम कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का किसने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 5, तो अभी मैंने आपको बताया है स्पीयरमैन इसका उत्तर हो जाएगा।
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 6, आउट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स से बाहर निकल करके अगर हम चीज़ों को सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बंधे हुए नहीं हैं, कई दिशाओं में हम सोच पा रहे हैं। इसका संबंध हो जाएगा अपसारी चिंतन से। 6 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या फिर नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया करना, अर्थात नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन या फिर आत्म अभिव्यक्ति। अपने व्यवहार को नियंत्रण करने को हम क्या कहेंगे? सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो लोग अभी अभी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आपकी क्लास संस्कृत की 1 बजे होती है, सामान्य दिन की 2 बजे, गणित की शाम को 5 बजे और यहाँ पर 7 बजे हम बाल विकास डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप सभी क्लासेस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला है। 8वें प्रश्न का उत्तर होगा आत्मनियंत्रण को ही कहेंगे अपने व्यवहार का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। ठीक है, ये पर्सोना शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। अब व्यक्तित्व के वर्गीकरण कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा व्यक्ति का, जिनका नाम है स्प्रेंजर। तो स्प्रेंजर ने जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है? समाजशास्त्रीय प्रकार इनका कहा जाता है। ठीक है, और युंग ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, जिसको आपने पढ़ा होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। हालांकि यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य सिद्धांतों की भी, यानी अन्य प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है, सृजनात्मक शक्ति के आधार पर किया गया है, स्वभाव के आधार पर किया गया, मूल्यों के आधार पर किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें सृजनात्मक व्यक्तित्व के आधार पर, तो यहाँ पर 2 प्रकार का, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें कुछ नया करने की योग्यता होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मूल्यों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है और समायोजन के आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि समाजशास्त्रीय प्रकार किसने दिया, तो उत्तर हो जाएगा स्प्रेंजर। क्रेस्मर की अगर हम बात करें तो क्रेस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। सिल्डन ने 3 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से? एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। इसके अलावा अगर हम बात करें शेल्डन की, ठीक है, शेल्डन का तो बता ही चुके हैं आपको। युंग की अगर हम बात करें तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। तो वीडियो को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा बेलाक ने। इसको हम कहते हैं क्या? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, कैट कहते हैं इसको। और इसका जो है निर्माण किसने किया? बेलक के द्वारा किया गया। ये प्रश्न कई बार विभिन्न टेट परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, 10, 20, 30 या फिर 40। ऑप्शन हमने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। व्यक्तित्व मापन की CAT विधि किसके द्वारा की गई? प्रश्न संख्या 12, थोड़ा सा रिपीट हो गया है प्रश्न। 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेलाक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, TAT यानी टेट जो परीक्षण होता है उसमें कितने कार्ड होते हैं? इसको हम कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, ये एक प्रकार का प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसका निर्माण किया किसने? 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, जिनका नाम था मरे, MURRAY, अमेरिका में किया गया। मॉर्गन के साथ मिलकर के इसका संशोधित रूप भी प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 30। एक कार्ड सादा भी होता है, तो अगर 31 दिया है, ऑप्शन में 30 नहीं है और कुल पूछ रहा है तो 31 भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? 30 कार्ड होते हैं, कुल पूछे 31 क्योंकि एक कार्ड खाली होता है।
10 कार्ड पर स्त्रियों के, 10 कार्ड पर पुरुषों के और 10 कार्ड पर दोनों के चित्र होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14, तो अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत जो है ये दिया गया है किसके द्वारा? मास्लो के द्वारा। मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? वुंट, गिलबर्ट, विलियम स्टर्न या फिर साइमन? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 16, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, अवलोकन? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 17 के लिए अवलोकन का नियम नहीं दिया गया इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का मान क्या है? 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर होगा वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम? समस्या समाधान अधिगम। गैने ने जो अष्टपदी सोपानिकी दी है उसमें जो है सबसे उच्चतम स्तर बच्चा जो है समस्या समाधान के द्वारा सीखता है। सबसे पहले संकेत अधिगम के द्वारा सीखता है। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। PWD एक्ट 1995, 1997, 1992 या फिर 1990? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए 1995। अक्षम व्यक्तियों से संबंधित जो एक्ट है वो है 1995। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बेंडूरा का जो सिद्धांत है अवलोकन पर आधारित है। ये जो है प्रतिरूपण, प्रतिधारण यानी मॉडलिंग पर जोर देते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाज के सक्रिय सदस्य के लिए जो प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे सामाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था को हम गैंग एज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टुवर्ड्स ए लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, टुवर्ड्स ए मन एंड एनलाइटेड सोसाइटी या फिर लर्निंग टू बी? यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी। उसका शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई थी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन दोनों से ही प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है ये। यानी नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चे में एलएडी पाया जाता है, यानी भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। मास्लो का सिद्धांत आधारित है भावनाओं पर, आवश्यकताओं पर, इच्छाओं पर या फिर कार्यों पर? क्वेश्चन नंबर 28 में उत्तर हो जाएगा मास्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं पर आधारित है। 29वां प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक होता है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या? समस्या जरूरी है। समस्या जब आपके माइंड में आएगी तभी तो चिंतन करेंगे आप। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है?
मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए निर्माणात्मक भी होता है, योगात्मक भी होता है। CCE का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मानक जो है ये कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। 31वां प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? 31 का आंसर हो जाएगा, ये कथन है रॉस का। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ये जो है थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत का अन्य नाम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक हो सकता है जहां तक दोनों सामान्य या समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन भी होता है, विप्रेरणा का नियम, ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुण को प्रदर्शित करता है? प्रश्न नंबर 34, संवेदी प्रेरक चरण, यानी 0 से 2, या हम ये कह सकते हैं कि जो पहली अवस्था होती है उसी में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है बच्चे को, जैसे आप खिलौना खिला रहे हैं, खिलौना गायब हो जाए फिर भी बच्चा ढूंढता रहता है कि यहीं कहीं है, मतलब खिलौना अगर खो जाए या गिर जाए, अर्थात किसी वस्तु के ना होने पर भी लगना कि वो वस्तु वहीं कहीं है, इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो ये अवस्था जो है, पहली अवस्था में ये गुण बच्चे में आ जाता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता, सुविधादाता दोनों ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? अमूर्त अनुभवों से, मूर्त अनुभवों से, पढ़कर या फिर लिखकर? तो अमूर्त तो होगा नहीं। मूर्त मतलब ये होता है कि चीज़ों को अगर हम दिखा करके पढ़ाएं कि बेटा ए फॉर एप्पल, ये एप्पल है, तो वो अच्छे से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है? गतिक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गतिक क्षेत्र। करना जो पक्ष है ये किस में आएगा? गतिक क्षेत्र में आएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या फिर ध्यान पर? मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार आधारित होता है बच्चे का, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? प्रश्न संख्या 41, उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 41 का उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत? यह वैयक्तिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? टॉलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर?
बैडूरा के द्वारा दिया गया प्रेक्षणात्मक अधिगम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 44, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। युंग के द्वारा वर्गीकरण किया गया है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को क्या कहेंगे। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। मोटिवेशन, प्रेरणा कहेंगे रुचि उत्पन्न करने की कला को। SOR कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। RS आपने पढ़ा होगा, SR पढ़ा होगा और ये है SOR। उत्तर होगा यहाँ पर वुडवर्थ। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए अगर RS कॉन्सेप्ट किसने दिया तो आप क्या बताएंगे। SR पूछा जाए तो क्या बताएंगे। RS पूछा जाएगा तो स्किनर हो जाएगा। SR आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं और SOR जो है ये दिया गया किसने, किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। उद्दीपन का हो जाएगा प्रतिक्रिया से, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। पियाजे मुख्यतः डैश के योगदान के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं तो यहाँ पर 50 के लिए B सही हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपका क्या स्कोर रहा, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जब आपके हमने आपके लिए प्रश्न छोड़े हैं होमवर्क, जैसे आपसे पूछा है कि RS और SR कॉन्सेप्ट किसने दिया और SOR, इन तीनों को सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो भूलते नहीं इतनी जल्दी हैं। तो आप इन तीनों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच इस क्लास को अंत तक देखने के लिए।